हेलो बच्चों, जय हिंद एंड वेलकम टू द मैथ्स क्लिप। तो ये है लेक्चर नंबर 3 और आज हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। कुछ और हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी देखा था उसमें, बट फिलहाल हम ये देखने वाले हैं और इसमें बहुत कुछ मैंने लिख के रखा है इसलिए कि थोड़ा टाइम सेव हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि इनको लिखने में फालतू का टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। वैसे भी इस लैंग्वेज का कुछ खास मतलब नहीं है, इसके एग्जाम्पल से ही आपको ज़्यादातर समझ में आएगा। दैट्स वाई आप फिलहाल इसको समझने की कोशिश करें और फिर मैं इसको डिक्टेट करूँगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं और यदि हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीख जाते हैं तो हम 3 का भी कर लेंगे, हम 4 का भी कर लेंगे और हम n मैट्रिक्स ले आएंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में मान लिया हमारे पास दो मैट्रिक्स है, लेट a एंड b, टू मैट्रिसेस a एंड b है हमारे पास और इनके हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो इसका क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ शर्त होती है। जैसे हमारे पास एडिशन के लिए कुछ शर्त थी कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए शर्त होती है कि पहला जो है, यदि मान लो मुझे ए बी करना है, ए इंटू बी करना है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, मुझे ए इंटू बी करना है तो पहले वाले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। समझना, पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स जो होने चाहिए वो दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। शायद इसमें लिखा भी होगा मैंने कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट। सेट टू बी कर लो यहाँ पे, सेट टू बी कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट। ये तो वैसे ही बातें हैं फालतू की। इसके बाद लिखा हुआ इफ नंबर ऑफ कॉलम, और कॉलम एक नहीं होगा, कॉलम्स कर लो, ठीक है, और यहाँ पे रोज कर लो, ठीक है ना। अब मुद्दा कहाँ पे है, कॉलम्स एंड रो पे। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, ठीक है, इज सेम एज नंबर ऑफ रोज इन बी। मैं भी यही बोल रहा था कि ए के कॉलम्स बी के रो के बराबर हो जाए, ठीक है। मतलब क्या होगा कि यदि मैं सीधा सीधा एक एग्जांपल आपके पास यहाँ पे पुट करूँ, मैं इधर एग्जांपल भी दिखाता रहूँगा और इसको भी समझाता रहूँगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, एक साथ क्यों हो रहा है, ठीक है। थोड़ी फीलिंग आ जाएगी कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और फीलिंग ही तो चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल भी साथ ही साथ ले लेता हूँ। लेट ए इक्वल टू 23815 एंड बी इक्वल टू 13592, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना, ऑर्डर आप लिख सकते हो 1 into 5 का है, ये है कि नहीं, और ये क्या है 5 into 1 का है। कोई बोले सर ये इसका उल्टा ही होना चाहिए क्या, इसका 1 into 5 तो इसका 5 into 1। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या बोला, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 5 और इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 5। ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। कौन सा, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो आराम से हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं। मैं करके भी दिखाऊंगा अभी, और भी एग्जांपल्स लेंगे। तो यही बोला है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू, सर एक में नंबर ऑफ कॉलम्स और बी का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। अब उसी को मैंने डिक्टेट किया ऐसे कि ए आई जे एम क्रॉस पी के ऑर्डर का हो। एम क्रॉस पी का मतलब एम रोज और पी कॉलम, ठीक है ना। ये रो होता है और ये कॉलम होता है, और बी जो है उसमें पी कॉलम है और एन रोज है। सॉरी, ये रो है और ये कॉलम है। ऐसा थोड़ी उल्टा थोड़ी हो जाएगा, सेम ही रहता है, ठीक है। तो दोनों में देखो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर होना चाहिए। पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर होना चाहिए। हमने देखो यहाँ पे देखा ना, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम बराबर है क्या, जी बिल्कुल बराबर है। देन क्या होगा, ये कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट है, मतलब अब प्रोडक्ट हो सकता है, अब प्रोडक्ट हो सकता है। प्रोडक्ट हो सकता है तो फिर प्रोडक्ट कैसे करेंगे ये भी सोचना है हमारे। तो बोला देन ए बी ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अब जो ए बी आएगा वो इस ऑर्डर का आएगा, m क्रॉस n ऑर्डर का आएगा। मतलब m क्रॉस n का मतलब इधर जो बच गया वो और इधर जो बच गया वो। तो इस हिसाब से यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ए बी जो आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, तो आप बता सकते हो क्या, किस ऑर्डर का आएगा। जो इधर बचा वो और जो उधर बचा वो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का आना है। देखें, जब ए बी हम सॉल्व करेंगे तो ए बी मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का आएगा। अब मुद्दा होगा कि कैसे आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। देखो जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ। ये लास्ट एग्जांपल नहीं है, डोंट वरी, बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है। तो इतना हो गया कि हमने बोल दिया कि अब ए बी का जो ऑर्डर होगा ना m क्रॉस n का होगा, और इज डिफाइंड एज। अब ये थोड़ा समझ लो, कीड़ा मकोड़ा सब चाइनीज में लिखा हुआ है। क्या है, ए बी आई जे, ए बी के आई रो और जेथ कॉलम के एलिमेंट्स हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। देखो
यदि मैं यहाँ पे 1 1 ले लूँ, मतलब ए बी का पहला रो का पहला कॉलम का पहला एलिमेंट, ठीक है ना, समझ लेना, मतलब ए बी का 1 1 लेने का मतलब समझ रहे हो ना, A11 टाइप का। तो आई की वैल्यू 1 रख दो और जे की वैल्यू 1 रख दो, तो ये फिक्स हो गया 1 1। तो देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, समेशन का आपको फॉर्म पता है ना, ऐसे ओपन होता है। तो यदि मैं आई और जे को 1 1 दे दूं तो क्या हो जाएगा, A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31 प्लस अप टू A1n BN1। ये कब होगा, जब आई और जे 1 1 है, मतलब पहला एलिमेंट ऐसे आएगा, ठीक है। फिलहाल रुक जाओ, दूसरा एलिमेंट कैसे आएगा, यदि मैं A12 लेना है तो यहाँ पे 1 और जे की जगह 2 रखते जाओ, हर जगह मिलता जाएगा। बट इतना सब करने वाले हम हैं नहीं, ठीक है ना, थोड़ी सी आलसपन दिखाएंगे, आलस भी कभी कभी सही हो जाता है, शॉर्टकट वाला, ठीक है ना। बट हम इसी को समझ लेंगे ताकि हम बाकी काम कर पाएंगे। इसी को ऐसे लिखा इन्होंने कि या तो आप ऐसे समझ लो, देखो A11 A12 A13, यदि मैं 1 1 की बात कर रहा हूँ, A11 की बात कर रहा हूँ, A11 A12 A13 A14 A15 अप टू A1n। अरे कुछ ऐसा ही यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको, A11 A12 A13 A14 A15, देखो तो जानबूझ के मैंने वो एग्जांपल दिया है। और ये दूसरा B लिखा हुआ आपके पास, B1J B2J, J की भी वैल्यू 1 लिया हमने, अभी हमें पहला एलिमेंट चाहिए 1 1 का, क्योंकि देखो ना इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 1 इंटू एन का है ना, 1 इंटू एन का है और इसका n इंटू 1 का है। तो जो ए बी हमारे पास मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वो किस ऑर्डर का आएगा, 1 इंटू 1 का ही तो आएगा। तो क्या करना है, इन्होंने बोला कि ऐसा भी लिखा हो तो फट से क्या करना है, ए बी आई जे में आई थ्रो ऑफ ए और जे थ्रो ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना। अब ये पूरा ज्ञान की बात मैं यहाँ समझा रहा हूँ, करना क्या होता है, ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होता है, देखना ज़्यादा कचरा ना हो जाए। सेकंड वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, थर्ड वाला इससे होगा, फोर्थ वाला फोर्थ से होगा, फिफ्थ वाला ऐसे होगा, ऐसे ही होता जाएगा और सब ऐड होता जाएगा, क्योंकि समेशन यही तो बोल रहा है। अब दिखाता हूँ आपको, देखो ध्यान से, मुझे क्या चाहिए, 1 1 ही तो चाहिए, 1 1 ही तो चाहिए, तो 1 1 चाहिए तो क्या बोला, A11 B11 A11 B11 A11 B11, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस A12 B21 A12 ये रहा और B21 ये रहा, मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 9, अगेन 8 इंटू 5, मैं ऐसे लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आए कि कौन किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस 1 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 2, यही होता है मल्टीप्लीकेशन। तो दिस इज 11, मैं लिख दो चलो 2 प्लस 9 प्लस 40 प्लस 9 प्लस 10 एंड द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 50 और प्लस 20 70। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। मतलब ए बी की जो वैल्यू होगी 70। अच्छा ये 70 आएगी कैसे, ऐसे क्या नंबर आएगा क्या, अरे नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा, ये मैट्रिक्स के अंदर ही रहेगा, ये मैट्रिक्स के अंदर ही रहता है ऐसे, ठीक है ना। तो 70 हमारा क्या हो गया आंसर। और देखो इसका ऑर्डर क्या आया, 1 इंटू 1 का आया, यही तो ऑर्डर आना था, यही तो ऑर्डर आना था, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से क्लियर नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। यदि आपको डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन याद है रो इनटू कॉलम वाला, अब बात समझो, अब छोड़ो इसको थोड़ी देर के लिए। यदि आपको डिटर्मिनेंट में याद है रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन, तो हम केवल और केवल वही वाला यहां यूज करेंगे, ठीक है। यहां पे केवल एक ही तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा। डिटर्मिनेंट में 4 होते थे, आर आर सी सी आर सी सी आर, रो 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 कॉलम कॉलम रो कॉलम कॉलम, यहाँ एक ही होगा, रो इंटू कॉलम आर सी वाला। देखो एक एग्जांपल और लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 2 होगा, वो एग्जांपल नंबर 2 होगा, समझते चलना कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि लेट ए एक हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है 3 2 1 0 2 4, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 इंटू 3 का, एंड बी है हमारे पास 3 4 2 1 0 1, ठीक है। ये कितना है 3 इंटू 2 का, है कि नहीं। चलो 3 इंटू 3 का ले लेता हूँ, नहीं तो एक ही जैसे बार बार आते रहेंगे एग्जाम्पल्स, 1 0 एंड -1, 3 इंटू 3 का। तो मुझे फाइंड आउट करना है, देन फाइंड ए बी, फाइंड ए इंटू बी क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ए बी फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि ये प्रोडक्ट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं। तो क्या करो, पहले वाले में देखो नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे वाले नंबर ऑफ रोज देख लो।
तो कितने कॉलम है 3 और इधर कितने रोज है 3, बात खत्म है। अब सर ये कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि रो देखें कि कॉलम देखें, किसका रो किसका कॉलम। आसान भाषा में समझो, इसका आखिरी वाला देख लो और इसका पहले वाला देख लो, बात बराबर आ जाए तो हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, देख लेना ध्यान से, यही बोल रहा हूँ। इसका आखिरी वाला देखो, इसका पहले वाला देखो, यदि दोनों बराबर तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या बचेगा, 2 × 3 का जो बच गया वही जो बच गया वो ऑर्डर हो जाएगा। तो मुझे ए बी चाहिए। तो अब ये कंफर्म हो गया ना कि ए बी हो सकता है। ए बी मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखें। मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ, 3 2 1 0 2 4 इंटू बी है मेरे पास 3 2 0 4 1 1 एंड 1 0 -1। ठीक है, मुझे ऑर्डर पता है इसका 2 × 3 का था और ये 3 × 3 का था। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी ए बी में वो 3 × 3 की आएगी, सॉरी 2 × 3 की आएगी, क्योंकि ये तो सेम हो गया ना। तो 2 × 3 की वैल्यू मिलनी है। तो देखो कैसे कैसे करेंगे, अभी बस समझ लेना ध्यान से बाबू। ठीक है, अभी नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले इसके रो को चूज करेंगे और इसके कॉलम को, पहला रो पहले कॉलम के साथ। ध्यान से देखें, पहला रो पहले कॉलम के साथ। तो कैसे, 3 × 3 3 × 3 9 प्लस 2 × 2 4 एंड प्लस 1 × 0 0। ठीक है, समझ लिए, पहला रो पहले कॉलम के साथ, फिर पहला रो दूसरे कॉलम के साथ। तो 3 × 4 12 प्लस 2 × 1 2 प्लस 1 × 1 1। ठीक है, समझ गए। फिर यही रो इस कॉलम के साथ, ध्यान से देखेंगे तो 3 × 1 3 प्लस 2 × 0 0 प्लस 1 × -1 -1। राइट है। अब सेम कहानी इस रो के साथ होगी। ये वाले रो फिर तीनों कॉलम के साथ जाएगा। ये फिक्स है यहाँ पे रूल, ये रूल फिक्स है। मतलब डिटर्मिनेंट जैसा नहीं है कि सर मैं यहाँ से उठा के पहले यहाँ लिखा फिर दूसरे वाले को यहाँ लिख दूँ। चूंकि डिटर्मिनेंट में क्या होता है, हमेशा स्क्वायर फॉर्म में चलता है, इसलिए वहाँ पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ थोड़ी ना स्क्वायर फॉर्म में है दोनों, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है ना। तो अब करेंगे 0 × 3 0 प्लस 2 × 2 4 एंड प्लस 0। दिस इज 0, दिस इज 2 + 4, अगेन 0 + 2 + 4, अगेन 0 + 0 -4, 0 + 0 -4। ठीक है, अब सीधा सीधा वैल्यू लिखो, ए बी की वैल्यू लिखते हैं। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 13, दिस इज ऑल्सो 13 एंड दिस इज 2, हियर 4 6 एंड -4, 4 6 एंड -4। ऑर्डर क्या आया जी, जो हमारी मैट्रिक्स आ गई ए बी, उसका ऑर्डर क्या है, देखिए आप ध्यान से, 2 × 3 का ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 × 3। यही आया था क्या हमारा, 2 × 3। हाँ, तो ये हो गया हमारा आंसर, यही हो गया हमारा आंसर, दिस इज आवर आंसर। तो ऐसा थोड़ी है कि कुछ अलग है, कुछ भी अलग नहीं है, बस ध्यान रखना है कि क्या कर रहे हैं हम। ठीक है ना, मैटर बस यहीं पे है। इसमें यदि आप कंफ्यूज हो जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो धीरे धीरे मैं अभी क्वेश्चंस को और थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चंस करते जाएंगे, मतलब थोड़ी सी मैट्रिक्स का जो वेट है ना वो बढ़ाते जाएंगे, लेंथ वगैरह सब बढ़ाएंगे और धीरे धीरे हम आंसर पाने की कोशिश करेंगे। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। तो क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन में इसको समझने की बजाय आप यदि इधर समझ लेते हो तो ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है ना। ये एक लैंग्वेज फॉर्म में लिखे हुए आइटम्स हैं, जरूरी ये भी हैं, इनके बिना आप उसको नहीं कर सकते। बट क्या होता है कि ये थोड़े जम्बल्ड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है ना। और ये आसान भाषा में आपको बता दिया गया कि ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, कर लोगे। आई होप आप कर लोगे। ठीक है ना। तो अब आपकी बारी है, आप वीडियो पॉज करें और अच्छे से लिखें और मैं तब तक मिटा देता हूँ। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। समझना है पूरा अच्छे से कि हम आखिर में कैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे भी दो मैट्रिक्स लेंगे, अभी 2 पे ही चल रहे हैं, धीरे धीरे हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। लेट a इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ठीक है, मैं रैंडम मैट्रिक्स ले रहा हूँ तो आंसर कुछ भी हो सकता है इसका, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। एंड b ठीक है, ये भी 3 × 3 का है। मुझे क्या करना है, ए बी निकालना है। वही बात है, फाइंड ए बी।
तो पहले चेक करें आपकी ए बी हो सकता है कि नहीं, मतलब प्रोडक्ट हो सकता है कि नहीं। तो प्रोडक्ट होने के लिए मैं क्या बोला था, ऑर्डर में लास्ट वाला इसका देखो और फर्स्ट वाला इसका देखो, बराबर है तो ये ऑर्डर हो जाएगा हमारा। रिक्वायर्ड जो ए बी है ना उसका ऑर्डर 3x3 का होगा। तो ये तो एक हमारे पास इनपुट मिल गया कि जो हमारा ए बी आना है वो 3x3 का आना है। यदि इधर उधर आता है तो माहौल गड़बड़ है। मैंने बोला ठीक है चलो, तो मैं अब इसका सोल्यूशन करता हूँ और ए बी निकालता हूँ, ठीक है ना। ए बी निकालना है मुझे, तो मैं एक बार ए लिखता हूँ और एक बार बी लिखता हूँ, ठीक है। तो दिस इज 2 0 and 1 -3 5 and -1 2 1 and 5, ठीक है। इतना डिटेल में मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब बस यही है कि आपको समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आप भी अपना एफर्ट उतना ही लगाएं जितना हम इधर से लगा रहे हैं। 5 2 1 and 7 0 5। तो क्या बोला था आपको ए बी के लिए, ध्यान से देखें आप। पहले वाले का रो जाएगा ना, तीनों कॉलम से पहले मल्टीप्लाई होगा। पहले वाले का रो जो है वो पिछले क्वेश्चन में क्या होता है, रो जाके तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ भी वही होगा। तो 2 × 1 देखें ध्यान से, 2 × 1 2 प्लस 0 × 5 0 एंड प्लस 1 × 7 7, अगेन 2 × 0 0 एंड प्लस 0 × 0 0 एंड प्लस 1 × 0 0। देखो ध्यान से, इत्तेफाक से सब 0 आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा डरना नहीं है कि ऐसा क्या हो गया। फिर 2 × 1 2, ठीक है ना, 0 × 1 0 एंड प्लस 1 × 5 5, ठीक है। फिर -3 × 1 -3, 5 × 5 25 एंड -7, अगेन -3 × 0 0 प्लस 5 × 2 10 एंड प्लस 0, -3, देख रहे हैं ना कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 + 5 -5, राइट है। 2 + 5 + 35, देखो 2 + 5 + 35, 0 + 2 + 0 0 + 2 + 0, राइट है। एंड देन 2 + 1 + 25, 2 + 1 + 25, ठीक है। ये हो गया हमारा। और देखो आप ध्यान से 3 × 3 का मैट्रिक्स आ चुका है, ठीक है। ये वैल्यूज जब ऐड होंगी तो 3 × 3 का ही तो बनेगा। तो मैं ए बी लिख सकता हूँ यहाँ से। ए बी की वैल्यू क्या हो सकती है, अब सीधा सीधा ऐड कर लो बस, हो क्या सकती है। ये तो 9 हो गया, ये तो 0 ही है, और ये 7 हो गया। दिस इज देखो 25 - 10 15, अब ये बेसिक एडिशन है, 10 एंड दिस इज -3 हियर, 42 2 and 28, and order of this matrix is 3 × 3, which is required order of AB, ठीक है। तो बात आप समझ गए होंगे कि AB का ऑर्डर हम 3 × 3 पहले भी प्रेडिक्ट कर चुके थे और बाद में भी आ गया, तो यही हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही हमेशा आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और ऐसे आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बता दिए मल्टीप्लिकेशन पे। एक तो बहुत सिंपल था, फिर थोड़ा सा और लेवल बढ़ाया, फिर और 3 × 3 का कर लिया। कोई सर 4 × 4 का आ जाए तो बहुत रेयर केस में आएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बड़ा बनेगा, थोड़ा ऐसे एडिशन होता जाएगा। अच्छा, अभी क्वेश्चंस भी तो आने बाकी है हमारे पास, एग्जांपल्स का पूरा 8-10 एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं। इसी पे बेस्ड जैसे इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह खत्म होगी तो वहाँ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ भी देखेंगे। तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ खत्म हो रहा है ये। तो फिलहाल मैं एग्जाम्पल नंबर 4 ले रहा हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ मैं इसकी प्रॉपर्टी लेंगे एंड देन और एग्जाम्पल्स लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। ये सारे बेसिक एग्जाम्पल्स होते हैं जिनसे हम कंसेप्ट को समझते हैं, और जब हम कंसेप्ट समझने के बाद जो एग्जाम्पल लेते हैं प्रीवियस ईयर आए हुए या अच्छे एग्जाम्पल्स लेते हैं जहाँ पे हम कंसेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 4 लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। मैं लिख देता हूँ पूरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if product of matrices A, मैं A and B लास्ट में लिख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ matrices A and B is identity matrix, ठीक है। वेयर A दिया हुआ है हमारे पास, मैं A लिख रहा हूँ, आप देखते रहें। बोला दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। आपको पता होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 0 7 0 1 0
2 0 7 0 1 0 एंड 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 एंड 1। ठीक है, ये है हमारे पास A, और ऐसे ही एक B है हमारे पास, एंड B विल बी माइनस x 14x 7x, माइनस ऑफ x 14x 7x, एंड देन 0 1 0 0 1 0 एंड हियर x, ठीक है, माइनस 4x माइनस 2x, माइनस 4x माइनस 2x। ये a एंड b गिवन है, थोड़ा सा इसको अच्छे से एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लाइन वगैरह मेरे से टेढ़ी और मेढ़ी बन जाती है, तो इसको आप मेंटेन करें। ठीक है ना, बस ये दिया हुआ है और बोला है कि ए बी जो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो पहले ए बी निकाले तो हम तो चेक करते हैं ए बी कन्फर्मेबल है क्या प्रोडक्ट के लिए, ये 3 इंटू 3 का और ये 3 इंटू 3 का। तो ये तो रिक्शा वाला भी बता देगा कि हाँ सर प्रोडक्ट हो सकता है। तो हम सीधा सीधा ए बी निकालते हैं। अब देखो फिर से मैं ए बी फिर से लिख के करूँ, कोई मतलब तो है नहीं, जानबूझ के मैंने ए बी ऐसे लिखा है, तो 2 3 3 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। सीधे डायरेक्टली मैं ए बी की बात करता हूँ। ठीक है, ए बी की बात करते हैं, और ए बी अब हमें आ चुका है कि हम कैसे प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है ना, और ये भी पता है कि प्रोडक्ट के बाद 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स मिलना है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस एक्स, माइनस ऑफ 2x, 0 इंटू 0 0 एंड प्लस 7x चलेगा, माइनस 2x प्लस 7x। फिर अगेन पहला रो जो है वो क्या आ जाएगा दूसरे कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 14x 28x प्लस 0 माइनस 28x। देखे ध्यान से, 0 मैं नहीं लिख रहा हूं, एंड अगेन 14x प्लस 0 माइनस 14x, तो 14x प्लस 0 माइनस ऑफ 14x, राइट है। उसके बाद से देखो 0 इंटू माइनस एक्स 0 0 एंड 0, देखे ध्यान से 0 इंटू माइनस एक्स 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू एक्स 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, मैं डायरेक्टली चाहूँ तो एक जगह अकेला 0 लिख दूँ, चूंकि ये तो पता है कितनी बार भी 0 ऐड हो जाए या मल्टीप्लाई हो जाए देगा तो 0 ही। अगेन 0 इंटू 14x 0, 1 इंटू 1 1, तो 0 प्लस 1 एंड 0 इंटू माइनस 4x प्लस 0। अगेन 0 इंटू 7x 0, 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू माइनस 2x 0। देखो इत्तेफाक से बहुत सारे 0 बन रहे हैं, बट डरने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, अब 1 गया माइनस एक्स के पास, तो दिस इज माइनस एक्स, फिर माइनस 2 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू एक्स प्लस एक्स। देखो यहाँ भी 0 बन रहा है, माइनस एक्स और प्लस एक्स 0 हो जाएगा। 1 इंटू 14x माइनस 2 इंटू 1, ध्यान से देखें, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, ठीक है, एंड 1 इंटू माइनस 4x माइनस का 4x चलेगा। उसके बाद से 1 इंटू 7x माइनस 2 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू माइनस 2x माइनस का 2x। ठीक है, ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बन गया, और बोला ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर करेंगे अभी। तो ए बी जो आया वो क्या आ गया, पहले ये तो निकाल दो। दिस इज 5x एंड दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, 14x माइनस 14x 0 0 1 एंड 0, दिस इज ऑल्सो 0। ये क्या हो जाएगा 14x माइनस 4x, 10x माइनस 2, 10x माइनस 2 एंड दिस इज 5x। ठीक है, ये बोला है ना, ये जो मैट्रिक्स है ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। और कर मैं बोला था आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी भी ऑर्डर दे के नहीं रहता कि उसका ये ऑर्डर है। जब भी इसके बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखोगे किसी भी मैट्रिक्स के बराबर, तो जो इसका ऑर्डर है वही उसका ऑर्डर रखना पड़ेगा। कल भी मैं बोला था, आपको समझा रहा था कि IN लिख के आता है, मतलब I3 I4 वो अपने हिसाब से में लेना होता है। ठीक है ना, और स्क्वायर मैट्रिक्स होना ये, तो ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 3 इंटू 3 का मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देता हूँ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बोला ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो और ऑर्डर बराबर हो। ऑर्डर तो हमने बराबर लिखा ही है, 3 इंटू 3 के दोनों ऑर्डर्स हैं। मैं बार बार ऑर्डर पे क्यों ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि सारा गेम इधर ऑर्डर का ही होता है। अब क्या करना है आपको, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर करने हैं। तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेयर 5x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। तो यहां भी तो ये बराबर होगा, यहां भी तो ये बराबर होगा, ये सब बराबर है। ये भी, ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर। एंड 10x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी
2/10 मीन्स 1/5, ये भी 1/5 ही दे रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, 5x इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो यहां से भी x की वैल्यू क्या हो गई, 1/5 आ गई। तो तीनों आंसर 1/5 दे रहा है, इसका मतलब अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया, 1/5। तो हैंस x इक्वल टू 1/5 इज आवर करेक्ट आंसर। कोई लोचा नहीं है इसमें। अच्छा एक बात बताओ, मान लो तीनों में से एक भी अलग आ जाता है, ध्यान से सुनना, तीनों x में से कोई भी एक अलग आ जाता तो फिर आंसर क्या होता, सोचो, 5 होगा उस केस में आंसर, ठीक है ना, क्योंकि जो x आएगा ना वो सबकी जगह रखा जाएगा और ये दोनों बराबर होना है। तो ऐसा ही x आना चाहिए कि यहाँ 1 बनाए, यहाँ 0 बनाए और यहाँ 1 बनाए। गलती से यहाँ 3 बन जाएगा तो बराबर होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए बोला है ना कि ए बी जो है ना, क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी मीन्स ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, मतलब ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बराबर का मतलब यही हुआ ना, मैं बोलूँ कि ए बी 2 के बराबर है, मतलब ए बी क्या है, 2 है। यदि कोई भी नंबर 2 मल्टीप्लाई करके मैं बोलूं कि a इंटू बी, मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, 2 के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये ध्यान रहे कि जितने कंडीशंस आए सारे एक ही वैल्यू दे। कई बार ऐसा होगा कि आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ क्वाड्रेटिक आ जाएगा, यहाँ भी क्वाड्रेटिक रहेगा, यहाँ भी क्वाड्रेटिक रहेगा, तीनों को सॉल्व करोगे, तीनों में एक वैल्यू कॉमन होगी और दूसरी वैल्यू अलग अलग होगी, तो कॉमन वाली वैल्यू आपकी आंसर होगी। थोड़ा सोचो इस पर क्या है, ठीक है ना। तो आई होप आप बात को समझे होंगे। अब मुझे तो नहीं लगता कि प्रोडक्ट में किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए, और अभी भी परेशानी है तो एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि मैंने लगभग 5 एग्जाम्पल करा दिए, एक तो इसका कंसेप्ट था, उसके बाद से छोटे बड़े 4 एग्जाम्पल्स और ये करवा दिए, तो और आपको डिटर्मिनेंट ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, ठीक है ना। तो यार लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लो, मैं मिटाता हूँ। अब हम देखने वाले हैं कुछ नोट्स देखेंगे और हम प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये होगी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस की, तो मैं प्रॉपर्टीज से ही इसको पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टीज, राइट है। तो प्रॉपर्टीज का फायदा काफी है। फायदा ये है कि बहुत जगह जहां पे हमें कंफ्यूजन रहता है वो यहां से अभी क्लियर हो जाएगा आपका, और कुछ की पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहला जो पॉइंट होगा, ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं सारी प्रॉपर्टीज लिख के आपको डिक्टेट करता जाऊंगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि इफ ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड देन ऑर्डर ऑफ ए इज, मैं लिख देता हूं, इफ ए बी एंड बी ए both are defined then if order of A is m cross n, then order of B will also be n cross m, ठीक है। तो अब ये बात समझना है आपको कि यदि ए बी और बी दोनों डिफाइन हो रहा है, समझना ध्यान से, मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन है कुछ ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास ए बी भी बनेगा और बी ए भी बनेगा, ठीक है। ए बी भी हम बना लेंगे और बी ए भी बना लेंगे, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, यदि ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, और देखो ध्यान से, और बी का ऑर्डर जो है n क्रॉस m है, तो क्या पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन, हाँ पॉसिबल है, ये दोनों सेम है ना, तो पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और यदि पहले मुझे B चाहिए तो B मैं यहाँ पे लिख दिया, और इसका ऑर्डर क्या था, n क्रॉस m था, और A है जो जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो इसका भी पॉसिबल है ना प्रोडक्ट। यही बता रहे हैं कि A B B तभी पॉसिबल होगा यदि एक का ऑर्डर और दूसरे का ऑर्डर एक दूसरे से अपोजिट हो, रिवर्स में हो, ठीक है ना। देखो ना, ये m क्रॉस n है तो दूसरा क्या हो जाए, n क्रॉस m हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, इट डजंट मीन, जो प्रॉपर्टी नंबर 2 बोल रहा है, यूजुअली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। अब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए मतलब ए बी हो रहा होगा और बी ए भी हो रहा होगा, मतलब ए एंड बी इज पॉसिबल, और मैं यहां पे लिख सकता हूं ए एंड बी इज कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट। तभी ये बात कर रहे हैं कि यदि पॉसिबल है प्रोडक्ट, तब की बात कर रहे हैं। ए बी और बी ए यूजुअली बराबर नहीं होते, कुछ स्पेशल केसेस में बराबर होते हैं, जनरली बराबर नहीं होते, ठीक है। तो इस बात को आपको खासा ध्यान रखना है क्योंकि कई जगह आपको फंसाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है। थर्ड बोल रहा है कि फॉर ए स्क्वायर टू बी डिफाइंड, देखो ध्यान से, फॉर ए स्क्वायर टू बी डिफाइंड
ए स्क्वायर का मतलब समझते हैं ना, ए इंटू ए, टू बी डिफाइंड ए मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखें ध्यान से, ए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए हुआ, ठीक है ना। यदि ऐसा होता है तो ही ए स्क्वायर पॉसिबल है, यदि ऐसा नहीं होगा तो ए स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। जैसे देखो, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज m क्रॉस n, मान लो इतना है, तो क्या आप ए स्क्वायर निकाल सकते हो? देखो, देन ए स्क्वायर क्या होगा, देन ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, और a इंटू ए मतलब a का ऑर्डर क्या है, m इंटू एन है, m क्रॉस n है, और अगला भी a m क्रॉस n का है। अरे ये तो प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना n और m अलग अलग है ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। बट यदि मैं बोलूँ कि इफ ऑर्डर ऑफ a इज, मान लो m क्रॉस m ले लो, क्योंकि अब स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं ना, तो यहाँ m होगा तो यहाँ भी m ही होगा। देन a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इंटू ए, मतलब a का ऑर्डर m इंटू एम है, और अगला a है उसका भी ऑर्डर क्या है, m इंटू एम है। तो आप देखो a स्क्वायर m इंटू एम है, तो अगला भी जो a स्क्वायर है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इंटू एम हो जाएगा। होगा कि नहीं? देखो, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ए स्क्वायर के लिए कि ए मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या जरूरी, ए क्यू के लिए क्या हो सकता है फिर? तो किसी भी पॉजिटिव मल्टीपल, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल की बात कर रहे हैं, मतलब ए क्यूब, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, ए की पावर की बात कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हेंस पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड। मैं लिख देता हूँ, हेंस पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड। स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड मतलब क्या हुआ, मतलब ए स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, यदि ए क्यूब निकाल सकते हैं, ए की पावर 4 निकाल सकते हैं, अप टू ए की पावर n निकाल सकते हैं। कब जब ए क्या हो जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यही तो बोल रहा है कि यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो आप ए स्क्वायर निकाल सकते हो। अच्छा, कोई बोलेगा ए क्यू का ऑर्डर क्या होगा, कोई बताएगा क्या, ए क्यू का ऑर्डर m इंटू एम ही रहेगा। ए की पावर 4 का देखो, ए स्क्वायर का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m इंटू एम होगा। ए क्यू का क्या करोगे, ए स्क्वायर इंटू ए कर दोगे ना, तो इसका भी ऑर्डर आप देखो, इसका भी m इंटू एम, इसका भी m इंटू एम, तो ए क्यूब का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इंटू एम हो जाएगा। आप करके देख लेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही A4 का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इंटू एम का हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर बोलो, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर बोल दो, पावर भी बोल सकते हो ना, यहाँ पे फैक्टर की जगह अपन पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बात क्लियर है बहुत कि प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा क्लियर हो चुका है कि ए यदि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सीधी बात है, सिंपल सी भाषा में समझ लो, ए यदि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5 ये सब डिफाइंड होगा, और नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, इसके अलावा नहीं होगा। ए बी बी ए के बराबर हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, जनरली नहीं होता है, 90% 95% केस में नहीं होता है। और ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए का ऑर्डर यदि m क्रॉस n है तो b का ऑर्डर n क्रॉस m होना चाहिए, ठीक है। देन प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। इफ दो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ए बी मतलब ए एंड बी के लिए बात कर रहे हैं, तो यदि मैं बोला कि इफ ए बी इक्वल टू बी आ जाए, इफ ए बी इक्वल टू बी ए आ जाए, ऐसा केस हो जाए, इफ ए बी इक्वल टू बी ए, इन जनरल तो नहीं होता है, इन जनरल तो नहीं होता है, लेकिन यदि आ जाए, देन ए एंड बी आर कॉल्ड कम्यूट टू ईच अदर। इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, कम्यूट टू ईच अदर। यदि ऐसा होता है तो क्या हो जाए, ए बी और बी ए बराबर हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर कम्यूट टू ईच अदर, ठीक है ना। तो ये एक लैंग्वेज के फॉर्म में बोलते हैं ये। अच्छा, ये क्वेश्चन में लिख के कई बार आता है ये कम्यूट टू ईच अदर का मतलब, तो आपको समझ में आना चाहिए, अभी क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। यदि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हो जाए तब तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक और केस हो सकता है इसमें कि इफ ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए, इस केस में क्या हो जाएगा, एंटी कम्यूट टू ईच अदर। ये क्या हो जाएगा, एंटी कम्यूट टू ईच अदर,
ठीक है, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये बात सेम ही है, इसी का एक्सटेंडेड टाइप है, मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी में ही ले लेते हैं कि इफ ए बी इक्वल टू बी ए देन ए एंड बी आर कम्यूट टू ईच अदर, एंड इफ ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए देन ए एंड बी आर एंटी कम्यूट टू ईच अदर। ठीक है ना, तो बात सेम है, यदि आप पहला याद कर लेते हैं या पहला समझ लेते हैं तो अगला हो जाएगा। फिफ्थ देखते हैं, ठीक है ना, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ भी अप्लाई होता है। कैसे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है? a इंटू बी प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ अप्लाई होता है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन इसमें एक बात होनी चाहिए कि ये पॉसिबल होना चाहिए कि a इंटू बी हो सकता है, और ये भी पॉसिबल होना चाहिए कि a इंटू सी हो सकता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा ये बात कि या तो आप लिख लो कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी एंड ए सी विल बी पॉसिबल, और ये कम्यूट का जो आपने लिखा था ना, यहाँ पे देखो ए एंड बी इज कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट, ये लिख सकते हैं ऐसे। मैं लिख दूंगा यहाँ पे हियर, हम ये मान के चलेंगे ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट, ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट। बात समझ रहे हैं ना आप? and also A and C are conformable for product। ठीक है, या दोनों एक साथ A and B, A and C are conformable product, मतलब एक साथ लिख दो A and B, A and C, ये पूरा हटा दो, A and C आर कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट। बात खत्म है, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं है। और अभी जहाँ भी प्रॉपर्टी में हम ऐसा कुछ ले रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि कन्फर्मेबल है। कन्फर्मेबल का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये पॉसिबल है ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। बहुत ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, बट ये जब पॉसिबल है तो ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है ना, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ भी लगता है यहाँ पे। एसोसिएटिव लॉ कैसे लगता है? देखो, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ लगता है, हमने एडिशन में भी देखा था। क्या बोलता है? a इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। देखिए, ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे आप, ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा इसका? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला हूँ ये कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट, क्योंकि ये होना ही चाहिए। ठीक है ना, प्रोडक्ट पॉसिबल होना चाहिए तभी होगा। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। सेवंथ देखते हैं, सेवंथ क्या है? एसोसिएटिव लॉ के बाद हमारे पास है कि इफ किसी मैट्रिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी जीरो। इसको ऐसे भी लिख के आ सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ det ऑफ ए विल बी जीरो, देन that matrix, then है ये, then that matrix is called singular matrix, is called singular matrix। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन में आता है कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मतलब मॉड ए जीरो हो जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाएगा। अब कोई बोले कि सर ये तो डिटर्मिनेंट कब निकलेगा? जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। तो ये बात मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ चीजें आपको ऑब्वियस लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, ऑब्वियस लेके चलनी पड़ेगी, मतलब आपको समझ के चलनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा नहीं कि पूरा इसमें छोड़ दो कि लिख लिख के ही करेंगे। ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए यदि उसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है, और डिटर्मिनेंट कब निकलेगा? जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अच्छा, मान लो जीरो नहीं हुआ, इसी में लिख लेते हैं इफ मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, इनको तो याद ही रखना पड़ेगा आपको। ये नाम है तो इसमें क्या कंसेप्ट तो कुछ है नहीं, तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, हियर मैं लिख देता हूं लोगों, हियर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, क्या पता आप लोगों को समझ ना आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी तो डिटरमिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा। तो देखो ये 7 प्रॉपर्टीज हो गई, अभी और भी प्रॉपर्टीज है बहुत सारी, बट प्रॉपर्टीज में कुछ है नहीं, हवा हवाई है, ऐसे ही है ना। तो इनको समझ लोगे तो ऐसे ही काम हो जाएगा। बस याद क्या करना है? सिंगुलर को याद कर लेना है, कम्यूट टू ईच अदर मतलब ए बी और बी ए बराबर हो जाएगा। ये एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये जिंदगी मतलब जब से हम 5वीं 6वीं में तब से पढ़ते आ रहे हैं और हर चैप्टर में मिलता है। ये मुद्दा ए स्क्वायर कब होगा? जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बात खत्म है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, यूजुअली आप अभी थोड़ी देर में क्वेश्चंस करोगे पता चल जाएगा। तो क्या यार, कुछ भी तो नहीं है इसमें। यदि आप ध्यान से इसको एक बार देखो, बस वही एक बार ध्यान से देख लो तो बहुत टाइम तक याद हो जाएगा। तो बेहतर है एक ही बार ध्यान से देखो, बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो पॉज करके आप इसको लिखो, मैं मिटाता हूँ।
ठीक है, एट्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। एट्थ प्रॉपर्टी बोलता है इफ ए बी इक्वल टू 0, 0 मीन्स ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, नल मैट्रिक्स है। अब यहाँ भी ए बी जो है कंफर्मेबल फॉर प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट हो रहा है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ बट आप समझना कि इट इज कंफर्मेबल फॉर प्रोडक्ट, मतलब ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसका मतलब ये जरूर होगा, इसका मतलब ऐसा जरूर हो सकता है। यूजुअली क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, दिस इंप्लाई ए शुड बी नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स को थोड़ा डार्क जीरो बताते हैं, एंड बी, एंड नहीं और, सॉरी, और बी जो होना चाहिए वो नल मैट्रिक्स हो जाए। ये दोनों नल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, दोनों ही नल मैट्रिक्स है। बोला कि ऐसा हो जाए, बट ऐसा ये इन जनरल होता है। क्या होता है, इन जनरल। इसका उल्टा भी होता है कभी कभी, मतलब इन जनरल के अलावा कैसे हो सकता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये ना भी होता है कई बार। क्या होता है, लेट ए इक्वल टू 1 0 0 1 नल मैट्रिक्स नहीं है, एंड बी इक्वल टू 0 0 1 0, यहां पे ऐसे है। ये भी 2 into 2 का और ये भी 2 into 2 का प्रोडक्ट हो सकता है, हाँ आसानी से प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है ना। ए बी मैं निकालता हूं, ए बी आराम से कर सकते हो, देखो ध्यान से, 1 into 0 0 प्लस 0, ठीक है ना, 0 प्लस 0 0, अगेन 1 into 0 0 एंड 0 into 1 0, तो 0 प्लस 0 0, अगेन 0 एंड 1 into 0 0 0, गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे 0 लो, ये गड़बड़ हो चुका है, देखो ध्यान से, 1 into 0 0 into 0, ये तो ठीक है, 1 0 0 1 0, ठीक है, 0 into 0 0 0 into 0 0 0 एंड 0, देखो दोनों नल मैट्रिक्स नहीं था, बट हमारे पास क्या आ गया, ए बी जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। 0 मतलब नल मैट्रिक्स आ गया, ये क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो वही मैं बोल रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि ऐसा होगा, ठीक है। तो ये बात समझ ले कि A इंटू बी यदि नल मैट्रिक्स हो रहा है तो इन जनरल A नल मैट्रिक्स होगा और B नल मैट्रिक्स होगा, कोई एक हो जाए तो भी काम चल जाएगा, और कई बार ये नहीं भी हो सकता, इसलिए मैंने इन जनरल लिखा है। यदि कंफर्म होता तो केवल और केवल ये लिखता, ये नहीं बताता, ठीक है। तो 8th हो गया। 9th देखते हैं कि फॉर एनी मैट्रिक्स A, देखिए क्या बोल रहा है, A इंटू नल मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, A इंटू नल मैट्रिक्स, ये है नल मैट्रिक्स, इसको मैं यहाँ पे नल मैट्रिक्स NM लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इट शुड बी इट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, इट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, इट इज ऑल्सो नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे नल मैट्रिक्स मतलब जैसे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को 0 आ जाता है, वैसे ही किसी मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स से मल्टीपल नल मैट्रिक्स ही आता है। ये क्या है, नल मैट्रिक्स, राइट है। अच्छा, और ये प्रोडक्ट के लिए कंफर्मेबल होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ लेकिन लिख नहीं रहा हूँ अब इसमें, ये होना चाहिए, बात खत्म है। 10th देखते हैं। तो ऐसे ही यदि कोई मैट्रिक्स फॉर एनी मैट्रिक्स ए, यदि मैं आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, A इंटू आई एन और आई एन इंटू ए करूँ, ये दोनों बराबर ही होगा, एंड दैट विल बी ए। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये सिमिलरली वैसा है जैसा किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आता है, वही नंबर आ जाता है। वैसे ही मैट्रिक्स को यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको वही पुरानी वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ भी प्रोडक्ट पॉसिबल होना चाहिए, प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ कि इट मस्ट बी कंफर्मेबल फॉर प्रोडक्ट और इट शुड बी कंफर्मेबल फॉर प्रोडक्ट, ये सब अब बहुत सारा मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब 10th के बाद मैं 11th बताता हूँ आपको। 11th देखें, प्रॉपर्टी नंबर 11th है, ठीक है। इफ ए बी इक्वल टू ए सी, देखो इफ ए बी इक्वल टू ए सी, ऐसा गिवन है, और ऐसा गिवन होने का मतलब ये देखे है पहले से ही कि मतलब समझ रहे हो ना कि वो प्रोडक्ट के लिए कंफर्मेबल है, ठीक है ना। और इसमें ये भी दिया है कि ए बी सी, ए जो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ऐसा है तो ध्यान से देखिए क्या क्या गिवन है अपने पास। इफ ए बी इक्वल टू ए सी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और ये कंफर्मेबल है, मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इसका मतलब सीधा सीधा आप लिख सकते हो कि B इक्वल टू सी, दिस इंप्लाई B इक्वल टू सी इफ A इज नॉन सिंगुलर, A इज नॉन सिंगुलर। इसको थोड़ा अभी मान के चलना पड़ेगा आपको। कैसे, देखो ध्यान से, ये आता कैसे मैं आपको दिखाता हूं। इसमें देखो, इसका प्रूफ देखो,
और ये क्या नॉन सिंगुलर का क्या रोल है इसमें? हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी है। अच्छा ये नंबर्स तो है नहीं कि ए से ए कट गया, ये नंबर्स नहीं है कि ए से ए आपने काट लिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, ये दोनों सब मैट्रिक्स है, ए बी सी ऑल थ्री आर मैट्रिसेस, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, मैट्रिक्स को एलिमिनेट करने के हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स। अब बोलो सर ये ए इनवर्स का गेम कहाँ से आ गया? देखो अभी आगे पढ़ने वाले, दैट्स व्हाई मैं बोला था कि इसको थोड़ी देर कंसीडर करके चलोगे। असल में ए इनवर्स निकालने का एक जो मेथड होता है ना, ए इनवर्स इक्वल टू वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, सब कुछ आएगा, धीरे धीरे आएगा, आप समझते चलें। बस मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से कंसीडर करें कि हाँ ऐसा होना है। क्या बोला, ए इज नॉन सिंगुलर इफ ए इज नॉन सिंगुलर, मतलब मॉड ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यही तो बोला है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाए। बाय द वे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाएगा तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एनीथिंग अपॉन जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ए इनवर्स अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ए इनवर्स अपना काम नहीं करेगा। ये जो हम ए इनवर्स चाहते हैं ना यहाँ पे करना, वो काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो हम इस चीज को प्रूफ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए पहले ही बोल दिया कि क्या होना चाहिए, ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो। यदि जीरो नहीं होगा तो जीरो के अलावा कुछ तो होगा, कुछ होगा तो एनीथिंग अपॉन एनीथिंग। एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जब ए इनवर्स हम पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको दिखाएंगे कि जब इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन ए इनवर्स शुड एग्जिस्ट, ठीक है ना। अब बात करते हैं, यदि ऐसा हो गया तो हम प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स कर दिया तो होता क्या है, असल में ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए सी। ए इनवर्स इंटू ए जो है ना, अभी अपन ने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इंटू सी। ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा। अभी आपको पता नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। तो ये आई हो जाता है, ठीक है। तो आई इंटू बी इक्वल टू आई इंटू सी। और अभी अभी पढ़े थे कि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज रह जाएगा, तो दिस इज बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो यही बताना था आपको, हेंस प्रूव्ड। आपको बोला ये कैसे आया, ये आता है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आया। अच्छा दूसरी बात, ए इनवर्स इज नॉट इक्वल टू वन अपॉन ए इज नॉट इक्वल टू, ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखें इसको। बहुत लोग गलती कर जाते हैं कि सर ये पावर ही तो दिया हुआ है। देखो ये नंबर नहीं है कि आप पावर दे दोगे, नंबर नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, अरेंजमेंट है कुछ नंबर्स का। तो ये बात समझ गए होंगे। इसमें बस यही समझना है कि ए बी इक्वल टू ए सी है और मॉड ए जीरो नहीं हो रहा है तो बी इक्वल टू सी लिख दो। और लास्ट वन, यदि 12 की बात करूं तो वो क्या होगा, मैं बोलूँ कि इफ बी ए इक्वल टू सी ए दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें भी दिया हुआ है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा अभी इसमें ऊपर वाले में भी मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स की चर्चा नहीं की, ये स्क्वायर क्यों लिया है। देखो स्क्वायर क्यों लिया है, स्क्वायर लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स आएगा, तभी तो प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे इसको हम लिख सकते हैं इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई बी इक्वल टू सी हो जाएगा। सब कुछ वैसा ही है। इसको यदि आपको प्रूव करना है तो जहां पे हमने प्री मल्टीप्लाई किया वहां पे आपके क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। प्रूव कर लेते हैं, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसमें बी ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू सी ए इंटू ए इनवर्स। अब ए इंटू ए इनवर्स को मैं एक साथ कर लेता हूं, पता है आपको यही एसोसिएटिव लॉ है, ये एक साथ था, ये एक साथ था, सारे कंफर्मेबल है प्रोडक्ट के लिए। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, बी इंटू ए इनवर्स इक्वल टू सी इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स आई हो गया, ये भी आई हो गया, तो क्या हो जाएगा, बी आई इक्वल टू सी आई एंड दिस इंप्लाई बी इक्वल टू सी एंड हैंस प्रूव्ड। तो इतनी प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको समझ के अच्छे से चलें, ठीक है। प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, देखो ना ए बी। अच्छा वैसे भी पता है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर यदि जीरो बनते हैं तो क्या होगा, पहला जीरो नहीं तो दूसरा जीरो। थोड़ा सा एक यहाँ पे एक्सटेंशन आ गया कि नहीं, ऐसा इसके अलावा भी हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके लिखो इसको और मिटाता हूँ, फिर इसके बाद और मज़ेदार चीज़ देखने वाले हैं।
अब देखते हैं इस लेक्चर का लास्ट पोर्शन पे हम पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल या पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये W हो गया यहाँ पे SQUARE स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझेंगे क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहले ही मान लिया कि लेट, अच्छा ये प्रॉपर्टी का ही पार्ट है वैसे समझ सकते हो, लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, चलेगा। ठीक है, हमने A को पहले ही कंसीडर कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर चाहिए इसका, ठीक है, या पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल भी लिख सकते हैं। क्यों, मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पावर की जगह आप मल्टीपल भी दे सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ठीक है, कैसे देखो ध्यान से। पहला पॉइंट, ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर को मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, ए इंटू ए, तो देखो मल्टीपल हो रहा है और यहाँ पावर जा रहा है, इंटीग्रल पावर भी हो रहा है और इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा है, मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आसानी से आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। दूसरा, यदि मैं बोलूँ कि आपको ए क्यू करना है, तो ए क्यू के लिए क्या करोगे, या तो आप ए स्क्वायर निकाल के ए से मल्टीप्लाई करो, या ए को ऐसे करो, दोनों सेम चीज़ है, और आप ए इंटू ए 3 बार करो। कैसे, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को, ठीक है, मतलब इनको आने के बाद ये, तो ये सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो बात आप समझ गए होंगे कि a की पावर 4 करना है तो आप डायरेक्टली ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करें। ऑर्डर सबका सेम ही आता, वो पहले हम प्रूव कर चुके हैं, बट असल में जो मुद्दा था इसमें बताने का वो देखो यहाँ पे 4th, ठीक है। अब देखो, लेट ए बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अच्छा, मैट्रिक्स है तो n क्रॉस n ले लो, वैसे भी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल आता है, ठीक है ना। मान लिया हमारे पास A है, ठीक है, और ये कुछ तो भी डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब A 1 1 0 0 0 0 0 ऐसे ही होगा, फिर 0 A 2 1 सॉरी 2 2 एंड अगेन 0 0 0 0, ये बढ़ता जा रहा है ऐसे, ये भी जाएगा ऐसे ही, ठीक है। अब मैं एग्जांपल से दिखाऊंगा, ये भी ऐसे जाएगा, यहाँ से 0 0 ऐसे ही बढ़ते 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा ANN, ठीक है ना। ये आप समझ लें कि कैसे डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, केवल डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, बाकी कुछ नहीं दिखता है, n क्रॉस n का है। अब मुझे यदि ये स्क्वायर करना है ना, सपोज वी नीड ए स्क्वायर, तो सीधा सीधा आप क्या करो, केवल डायगोनल एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दो, दैट्स इट, बात खत्म है। केवल और केवल डायगोनल एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो कैसे इसको कर लेंगे, यहाँ पे A11 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 अप टू n टाइम्स 0 A22 का स्क्वायर, अगेन 0 0 एंड n टाइम्स 0 0 A33 का स्क्वायर, अगेन 0 0 अप टू n टाइम्स, ऐसे ही बढ़ते 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 हम यहाँ भी 0 0 0 ऐसे देते 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 कहाँ तक जाएंगे, ANN का स्क्वायर तक जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या आ गया हमारा, ए स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, ये भी n इंटू n का आएगा, ठीक है। लिखने का एक और तरीका इसका हो सकता है, ध्यान से देखो आप कैसे, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, और a इक्वल टू डायगोनल ऑफ DIAG ऑफ, ऐसे लिखते हैं ना, A11 A22 A33 A44 अप टू ANN, ठीक है, ये हो जाएगा। तो मैं ए स्क्वायर बोलूंगा तो आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, डायगोनल ऑफ A11 स्क्वायर A22 स्क्वायर A33 स्क्वायर A44 स्क्वायर अप टू ANN स्क्वायर। यदि मैं बोलूँ कि नहीं मुझे A क्यूब चाहिए तो यहाँ क्यूब कर दो, A5 चाहिए तो 5 कर दो, ठीक है ना। ये बहुत इजी तरीका है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, A11 का होल क्यूब, A22 का होल क्यूब, A33 का होल क्यूब, A44 का होल क्यूब, ठीक है, अप टू ANN का होल क्यूब, ऐसा है गेम। अब देखो मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये मुद्दा था बताना कि किसी भी डायगोनल यदि मैट्रिक्स है हमारे पास, ऑब्वियस सी बात स्क्वायर होगा, यदि मुझे उसका कुछ भी इंटीग्रल पावर देना है तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, उसके डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको उतना ही पावर दे दूंगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना, लेट a इक्वल टू 3 इंटू 3 का एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 0 0 0 3 0 एंड 0 0 1। अब मुझे a स्क्वायर करना है, देन फाइंड a स्क्वायर, ठीक है। तो यदि मुझे समझ में आता है तो डायरेक्टली मैं आंसर लिखूंगा 4 9 एंड 1,
ठीक है ना। मैं ए स्क्वायर भी करूंगा, ए क्यूब भी करूंगा और ए की पावर 4 भी करूंगा, ठीक है ना। लो यहाँ पे लिख देता हूं ए स्क्वायर ए क्यूब एंड ए की पावर 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये बताओ इतना, हम बता देंगे यार, ये चुटकी बजाओ, देखो आंसर पाओ, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम ट्रेडिशनल मेथड से चलेंगे और बाद में हम इसको जनरलाइज कर देंगे। ए स्क्वायर चाहिए मुझे, ए स्क्वायर चाहिए मीन्स ए इंटू ए होता है, ठीक है ना। और स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। तो दिस इज 2 0 0 0 3 0 एंड 0 0 1। दूसरी बार भी लिख लिया यहाँ पे 2 0 0 0 3 0 एंड 0 0 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू 2 4, मैं लिख रहा हूँ, प्लस 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0, देखो 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, तो 4 प्लस 0 प्लस 0 4। अगेन 2 इंटू 0 0 0 एंड 0, 0 इंटू 3 0 होता है ना, तो 2 इंटू 0 0 0 प्लस 0, दिस इज 0। अगेन 0 0 एंड 0 इंटू 1 0, तो दिस इज ऑल्सो 0। अगेन 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 2 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, देख रहे हो आप डायरेक्टली। फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 9 और फिर यहाँ 0, तो 0 प्लस 9 प्लस 0 9, 0 0 एंड 0, फिर 0 0 एंड 0, अगेन दिस इज 0। और ये आप मल्टीप्लाई करके देखो ये 1 ही हो जाएगा। आपको दिख रहा है ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू दिस इज 2 स्क्वायर 0 0 0 3 स्क्वायर 0 एंड 0 0 1 स्क्वायर, राइट है क्या? ऐसा ही लिखा हुआ है ना। अभी मैं ए क्यूब कर रहा हूं, 9। ए क्यूब को क्या कर सकता हूं, ए स्क्वायर इंटू ए कर सकता हूं। ए स्क्वायर मेरे पास है 4 0 0 0 9 0 0 0 1, ठीक है। और दिस इज 2 0 0, ठीक है, 0 3 0 एंड 0 0 1। तो अब देखो क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं कुछ पैटर्न बन रहा है कि फिर वो क्यूब वाला पैटर्न बनना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 2 8 प्लस 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, तो 8 हो गया। फिर करेंगे 4 इंटू 0 0 0 इंटू 3 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, तो दिस इज 0। अगेन 4 इंटू 0 0 0 एंड 0 इंटू 1 0, तो दिस इज ऑल्सो 0। 0 इंटू 2 0, अगेन 9 इंटू 0 0 और 0 इंटू 0 0, तो ये तो 0 ही हो गया। फिर 0 इंटू 0 0 और 9 इंटू 3 27 एंड दिस इज 0, दिस इज 27 एंड दिस इज ऑल्सो 0। अब आप देख लेना खुद से, ये ऐसा ही आएगा। और यदि कुछ गलत ना हो तो मैं ए क्यूब को ऐसे लिख दूं क्या, ए क्यूब इक्वल टू, ध्यान से देखो, 2 क्यूब 0 0 0 3 क्यूब 0 और 0 0 1 क्यूब, ये भी 3 इंटू 3 का है। क्या दिक्कत है, देखो तो यही तो लिखा हुआ है 8 27 एंड 1, यही तो लिखा हुआ है। तो पैटर्न दिख गया है ना आपको। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि नाउ ए की पावर 4 लिख सकता हूं, ए की पावर 4 क्या हो जाएगा, पावर 4 कर देता हूं इसको, 2 की पावर 4 0 0 0 3 की पावर 4 0 एंड 0 0 1 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 एंड 0 0 0 3 की पावर 4 81 एंड दिस इज 0 एंड 0 0 1, दिस इज आंसर, ठीक है ना। तो यही बताना था आपको कि किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, किसी भी डायगोनल, ये देखो यहाँ पे, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए उसका जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब यही लिखा हुआ है, a इंटू ए इंटीग्रल मल्टीपल हुआ और इंटीग्रल पावर हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल मल्टीपल 3 टाइम्स 1 2 एंड 3, ठीक है ना। तो ये सब जो होता है ना, उनके डायगोनल एलिमेंट्स के पावर दे दो, बात खत्म, बाकी कुछ नहीं करना। मतलब अगली बार से यदि कोई क्वेश्चन आता है और उसमें आपको डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है और पावर 10 पूछ रहा है, तो सीधा 2 की पावर 10 3 की पावर 10 1 की पावर 10, पावर 100 पूछ रहा है, तो आपको लगता है कि 100 टाइम्स हम निकालते रहेंगे बैठ के बावलों की तरह, टाइम ही नहीं है ना उतना, और टाइम होगा भी तो इतना कौन मेहनत करेगा यार। सीधा सीधा 2 की पावर 100 3 की पावर 100 1 की पावर 100, कोई बोले 2 की पावर 100 क्या आएगा, वो बात की बात है, देखेंगे ना। तो ठीक है, तो आई होप बात को समझ गए होंगे। तो देखो अभी इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला लेक्चर हमारा होगा प्योरली एग्जाम्पल बेस्ड होगा, उसमें हम कंसेप्ट नहीं लेने वाले कुछ भी। अभी तक जो भी पढ़े हैं उस पर हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल्स आएंगे और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अभी तक आई होप आप समझे होंगे, ठीक है ना। अभी तक आप समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप समझने की कोशिश करें अच्छे से, क्योंकि यदि ये समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम्पल्स बहुत दिक्कत करेंगे आपको, और मैथमेटिक्स पूरा एग्जाम्पल पे ही बेस्ड होता है,
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।